हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। आज हमारी एग्रीकल्चर दुनिया में मटर की जो क्रॉप है ना वो है। ठीक है, तो ये तो दलहनी फैमिली से आ गए हैं मटर। और मैंने धान अपलोड किया था मटर। ठीक है, तो मटर के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, मटर का वानस्पतिक नाम है पीसम स्टिवम। और मटर की जो फैमिली होती है ना वो होती है लेगुमिनेसी फैमिली से आती है और फैबेसी। ठीक है, मटर का उत्पत्ति स्थान ये दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ वेस्ट एशिया। मटर की उन्नत प्रभेद। ठीक है, ये तो पढ़ लेते हैं। पर मटर में ना पॉलीफिनोल नामक एक तत्व पाया जाता है जिससे हमारे पेट में जो कैंसर जो होते हैं ना वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर मटर में प्रोटीन सब्जी में सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो वो होता है किसमें? मटर में पाया जाता है 7 ग्राम पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम खाने पे 7 ग्राम हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। ठीक है, और डिब्बाबंदी के लिए यानी स्टोरेज के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त फसल में सब्जी में किया जाता है ना तो वो मटर ही होते हैं। ठीक है, अब है मटर की उन्नत प्रभेद। ठीक है, तो उन्नत प्रभेद पूछ रहा है। ठीक है, मटर की उन्नत प्रभेद एक स्टोरी सुनाते हैं। उन्नत प्रभेद जब आए ना तो स्टोरी सुनिए। एक दो फ्रेंड थी, एक का नाम रचना था और एक का नाम अपर्णा था। ठीक है, रचना जो थी ना वो मालदीव की रहने वाली थी, मालदीव। और अपर्णा जो थी ना वो पूसा की रहने वाली थी। फिर से दो फ्रेंड थे, एक का नाम था रचना और दूसरा का नाम था अपर्णा। अपर्णा था तो रचना जो थी, ये रचना है, तो रचना जो थी ना वो कहाँ की रहने वाली थी? मालदीव की, मालदीव की। और ये पूसा की रहने वाली थी। ठीक है, इतना ही है कि एक दो फ्रेंड थी, एक का नाम रचना था, दूसरा का नाम अपर्णा था। रचना मालदीव की रहने वाली थी और अपर्णा पूसा की रहने वाली थी। 4 ही हमारे दे रखे हैं। ठीक है, एक दो फ्रेंड थी। ठीक है, एक का नाम रचना था, एक का नाम अपर्णा था। रचना जो थी ना वो मालदीव की रहने वाली थी, मतलब मालवीय मटर। ठीक है, और अपर्णा थी ना वो पूसा की रहने वाली थी, यानी कि पूसा प्रभात। हो गया क्लियर है ना कि दो फ्रेंड थी, एक का नाम रचना था, एक का नाम अपर्णा था। ये रचना जो थी वो मालदीव की रहने वाली थी और अपर्णा जो थी वो पूसा की रहने वाली थी, यानी पूसा प्रभात। तो रचना, अपर्णा, मालवीय मटर और पूसा प्रभात उन्नत प्रभेद 4 ही दे रखा है। ठीक है, अब है मटर की जलवायु, यानी मटर के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए। मटर एक रबी मौसम की क्रॉप है, तो ऑब्वियसली इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती होगी, है ना। यहाँ पे है मटर के अच्छे वानस्पतिक विकास एवं प्रजनन के लिए क्रमशः 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 सेंटीग्रेड एवं 16 सेंटीग्रेड इसमें दिन का और रात का तापमान होना चाहिए। 27 डिग्री से अधिक तापमान पर पौधे के विकास में अवरोध होता है तथा परागण की क्रिया के विपरीत रूप में प्रभावित करता है। यानी आप कह सकते हो कि 21 एवं 16 डिग्री तथा 16 से 10 सेंटीग्रेड, मतलब मानिए ना 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 16 से 21 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होनी चाहिए। ठीक है, और 27 ना डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर की अधिक तापमान नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पे लिखा है कि वनस्पतिक विकार के लिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि 16 या 21 मतलब 16 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए, और 27 डिग्री पे जब अधिक हो जाता है, यानी 27 डिग्री सेल्सियस जब अधिक हो जाता है तो तापमान वो तो करते ही हैं, साथ ही उनके परागण जो होता है परागण वो की क्रिया विपरीत होने लगती है, ठीक है। अब है मटर का वनस्पतिक नाम तो हो गया, ठीक है। मटर का वनस्पतिक नाम हो गया, मटर का परिवार हो गया है, उनका स्टिवम परिवार क्या था, लेग्यूमिनेशी या फेवेसी। मटर की उत्पत्ति स्थान तो दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया। मटर की उन्नत प्रवर्ता एक रचना थी, एक अपर्णा थी। रचना मालवीय की रहने वाली, मालदीव में रहने थी, और अपर्णा पूसा की रहने वाली थी। मटर का जलवायु कैसा है, तो 16 से ये 21 डिग्री सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड होनी चाहिए, और 27 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जलवायु भी हो गया। अब है मटर के लिए उपयुक्त मृदा, यानी मटर के लिए उपयुक्त मृदा को लिखे, ठीक है। खेती के लिए उपयुक्त मृदा एवं जलवायु। कम अवधि में तैयार होने वाली मटर के लिए बलुई दोमट यानी सैंडी लोम मिट्टी को प्राथमिकता दी जाती है, अन्यथा केवल दोमट यानी क्ले लोम या सिल्ट दोमट मिट्टी जिनमें पानी का निकास उचित व्यवस्था उपयुक्त पाया गया है, ठीक है। मतलब इसके लिए मिट्टी का पीएच मान इसमें ये नहीं बताया, तो सैंडी लोम यानी बलुई दोमट मिट्टी या सिल्ट दोमट मतलब बलुई दोमट या सिल्ट दोमट, यानी मानिए ना कि सैंडी मिट्टी इम्पोर्टेंट होता है, बलुई मिट्टी या केवाल दोमट, ठीक है। तो मतलब दोमट मिट्टी हाँ इसके लिए होती है, बलुई दोमट भी अच्छी होती है, और केवाल दोमट भी, और दोमट मिट्टी बलुई दोमट केवाल और दोमट मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि बलुई दोमट सिल्ट दोमट पे है ना, कि बलुई दोमट सिल्ट दोमट, और क्या है यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यही होगा कि कम अवधि में तैयार होने के बाद इसको बलुई दोमट, यहाँ पे है कि बलुई दोमट होनी चाहिए, सिल्ट दोमट होनी चाहिए, केवाल दोमट होना चाहिए, यानी केवाल दोमट होनी चाहिए, फिर सिल्ट दोमट होनी चाहिए, और फिर केवाल सिल्ट और बलुई कौन कौन सी, देखिए बलुई दोमट होनी चाहिए, केवाल दोमट होनी चाहिए, और सिल्ट 3 होनी चाहिए। बलुई दोमट हो गया, उसके बाद गया सिल्ट दोमट हो गया, उसके बाद केवाल 3 होनी चाहिए, केवाल दोमट सिल्ट दोमट और बलुई दोमट, ठीक है। मतलब जल धारण क्षमता इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, रोड वाटर कैपेसिटी जो होती है ना उसकी जल धारण क्षमता वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो हो जाएगा। अब है मटर की, तो हमने मटर की वनस्पतिक नाम पढ़ लिए फिर से एक बार, तो पीसम एस्टिवम। मटर का परिवार तो फैबेसी या लेगुमिनेशी दोनों एक ही है। मटर का उत्पत्ति स्थान तो दक्षिण पश्चिम एशिया। उन्नत प्रभेद रचना, अपर्णा, मालवीय मटर और पूषा प्रभात। मटर के लिए जलवायु तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होने चाहिए, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो होते हैं ना तो वो उस पर अधिक जाने पर उसकी परागण नहीं होती है। उपयुक्त मृदा तो 3 था, केवाल दोमट, बलुई दोमट और सिल्ट दोमट हो गया। अब है मटर की बीज दर। मटर की बीज दर क्या है, ठीक है। तो मटर की बीज दर, तो मटर की बीज दर भी हम पढ़ लेंगे। मटर की बीज दर हो गया,
कि बीज दर, तो बीज कैसे उसका जर्मिनेशन हुआ यानी कैसे होगा वो तो आपने देख लिया, ठीक है। तो बीज दर हम पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया बीज दर, ठीक है। तो बीज दर में 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पूषा प्रभात के बीज दर 96 से 100 किलोग्राम हेक्टेयर होता है, ठीक है। यानी बीज दर 75 से 80 किलोग्राम हेक्टेयर होता है और पूषा प्रभात का कितना होता है 90 से 95। आपको ध्यान रखना है कि जो वैसे इसकी होती है ना तो वो होता है 75 से 80 केजी, ठीक है। पर ये पूषा प्रभात होती है ना, पूषा प्रभात की होती है 95 से कितना 100। ये क्वेश्चन मेरे टाइम में पूछा गया था, ठीक है, कि पूषा जो प्रभात होती है यानी पूषा की जो होती है वो कितनी होती है, तो था 95 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो अब ये इम्पोर्टेंट है कि 75 से 80 मतलब सब बीज को हम यूज़ कर सकते हैं, पर पूषा प्रभात के लिए कितना 95 से 100 केजी किलो दर, ये होता है किसके लिए, तो पूषा के लिए। और अन्य के लिए अदर के लिए कितना होता है, तो 75 से 80 केजी, ठीक है, 75 से 80 केजी होता है, ठीक है। अब है मटर की सस्य क्रिया को लेके। देखिए इतने जो क्वेश्चन थे वो आपको अलग अलग, पर सस्य क्रिया के बीच में जो पॉइंट आते ना वो आपको ऐसे मिलेंगे कि निम्नलिखित शीर्षक पर टिप्पणी करें, ये मटर की कीट व्याधि को लिखे। तो ये सस्य क्रिया में ना टोटल फसल के अंदर तब उसकी बुआई से लेके उसके भंडारण तक जितना क्रिया किया जाता है, जो भी करते हैं वो सब आ जाते हैं किसमें, सस्य क्रिया में आ जाते हैं। तो जो हमारे 12th की बुक में है वो मैंने बताया है, ठीक है। तो इसमें सारा ये कवर कर लेगा। सबसे पहले कहता है भूमि की तैयारी। आगात खरीफ फसल की कटने के बाद खेत की विलंब तैयारी जरूरी है। पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से व दूसरी जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए ताकि जल का निकास सही से हो और खेत में पानी जमा नहीं हो पाए। क्या कहा कि अगदी यानी हमारी खेत खाली तो नहीं रहे कि अगदी फसल खरीफ की होगी, क्योंकि रबी में ये बुआता है। तो खरीफ की कटनी के बाद खेत को मतलब समय वेस्ट ना करके हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे। पहली जो है तो वो मिट्टी पलटने वाले हल से कर लेंगे, तब दूसरी कल्टीवेटर से करके पाटा लगा देंगे आराम से, ताकि जल का निकास सही। अब पाल्टा चला देंगे तो खेत क्या हो जाएगी, समतल हो जाएगी। समतल जब खेत हो जाएगी तब हम फसल की बुआई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला था खेत की बुआई। बीज दर तो हमने पढ़ ही लिया है कि 75 से 80 अदर के लिए और 95 से 100 केजी पूषा प्रभात के लिए। अब है बीजो उपचार। बीज का उपचार भी तो कर लेंगे ना। बीज उपचार चना तथा मसूर की तरह करना चाहिए। मतलब ये है कि बीज का उपचार कितना चना तथा मसूर में जो किया जाता है ना, वही से सर एस्ट्राजेन के द्वारा किया जाता है। वो मैंने देखा नहीं, सॉरी, मैं बाद में कमेंट में बता देंगे, ठीक है। बोने की दूरी, तो पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। पूषा प्रभात के लिए 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। पंक्ति मतलब पंक्ति के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, अदर पौधे के लिए 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे यानी प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और ये पंक्ति की दूरी फिर इसमें
हाँ, और पूषा प्रभात के लिए उसका सीड रेट भी ज़्यादा था, 95 से 100 kg, और उसकी पंक्ति की पंक्ति दूरी 20 सेंटीमीटर यानी कम होनी चाहिए, ठीक है। और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए, जबकि अदर में 30 सेंटीमीटर है, पूषा प्रभात में 20 सेंटीमीटर है। इसमें पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ 5 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी 20 ज़्यादा है पूषा प्रभात में लगता है, पर पंक्ति की दूरी अदर पौधे के मुकाबले कम करेंगे, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी 5 सेंटीमीटर ही रखेंगे, ठीक है। उर्वरक प्रबंधन यानी कि फर्टिलाइजर, तो 20 किग्रा नेत्रजन, 40 से 50 kg स्फोर यानी DAP प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। 20 kg ये नेत्रजन, 40 से 50 kg DAP, ठीक है। दो ही 20 kg नेत्रजन और 40 kg DAP। उर्वरक की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व अंतिम जुताई के समय एक समान रूप से खेत में मिला देना चाहिए। अब है निकाय गुड़ा या खरपतवार, चना मसूर, मतलब यही होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो वही है कि खरपतवार प्रबंधन, जैसे ये खरपतवार का प्रबंधन है तो यांत्रिक कर देंगे ऐसे करके, और दूसरा कर देंगे रासायनिक, ठीक है। ये रासायनिक, तो यांत्रिक में लिख देंगे कि मतलब यांत्रिक में लिख देंगे कि ये हाथों से उखाड़ के किया जाता है, ठीक है। और रासायनिक में कह देंगे कि इसमें रसायन का यूज़, जैसे कोनोवीडर, मतलब यांत्रिक में कोनोवीडर का यूज़ किया जाता है, रासायनिक में ये कार्बास्ट्रिल, ये सब का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे केमिकल है जो याद नहीं होते रहते हैं, पर उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम आपको जो याद हो ना केमिकल, आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब छोड़िएगा नहीं, अगर नहीं याद हो तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, जो किसी रसायन का यूज़ करके हम खरपतवार को नियंत्रण करते हैं, कुछ रसायनों का उपयोग करके खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आप ये लिख दीजिएगा, अगर नहीं याद हो तो सीधे लिख दीजिए, मतलब डायरेक्ट लिख दीजिएगा, जो रसायन का यूज़ करके हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। सिंचाई, मटर की अच्छी उपज के लिए फूल आने के पूर्व तथा फली बनने के समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना आवश्यक है, ठीक है। नमी की कमी से होने से 2 से 3 हल्की सिंचाई कर देना चाहिए, यानी फूल यानी पुष्पन आने के समय इसकी नमी होना जरूरी होता है, ठीक है। अगर नमी की कमी हो तो 2 से 3 सिंचाई हम हल्की हल्की कर देंगे। मिश्रित खेती, अब मटर के साथ ही मिश्रित खेती भी की जाती है, तो सरसों, तीसी, मक्का के साथ मिश्रित खेती कर सकते हैं। तो किस किस के साथ इसकी खेती कर सकते हैं, तो सरसों, तीसी एवं मक्का के साथ इसकी मिश्रित खेती हम कर सकते हैं। किसके साथ, तो सरसों, फिर तीसी, और फिर किसके साथ, तो मक्का के साथ इसकी मिश्रित खेती कर सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा होगा खरपतवार प्रबंधन, हो गया। मिश्रित खेती तो हो गया, अब है क्या है, कीट छेदक, ठीक है। तो कीट छेदक है यानी कीट एवं व्याधि के प्रबंधन, तो फसल का नाम, तो वो तो मटर हो गया। कीट व्याधि रोग के नाम, कीट व्याधि रोग के कारक, फिर लक्षण, और फिर हो गया उसका प्रयोग।
मटर की कीट व्याधि। तो सबसे पहले कीट व्याधि जो है उनका नाम है मटर के फली छेदक। ठीक है, अब फली छेदक ये आते हैं, ये छोटे से यहाँ पे दिख रहे होंगे आपके ऐसे, यही है मटर के फली छेदक। ठीक है, मतलब मटर के फली छेदक यही है, ये छोटे से जो दिख रहे हैं ठीक सा, वही मटर के फली छेदक है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब है मटर फली छेदक। ठीक है, और इसका मतलब ये जो रोग उत्पन्न करते उनका नाम है इटिएला जिनकिनेला। इटिएला क्या है? इटिएला जिनिकेला क्या है? तो इटी मतलब इटी, फिर एला, इटिएला, और फिर क्या है? जिनकिनेला। देखो ऐसे, देखो ये इधर हो गया डिवाइड, तो इटिएला फिर जिनकिएला। ठीक है, अब है एला, इटिएला जिनकिनेला, इटिएला जिनकिनेला। ठीक है, और फिर है शिशु लक्षण। शिशु फली को क्षतिग्रस्त करती है, फली के अंदर पहुंचकर यह पहले हाइमल भाग को खाती है, फिर दाल के भाग को खाती है जिसमें मल भी भरा रहता है, बाद में फली चिपचिपा होकर सड़ने लगती है। ठीक है, क्या है कि पहले ये जो कीट की ये जो है ना, ये फली के अंदर जाके हाइमल भाग को खाती है और मल ही मतलब कर देती है। यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे करके ये, और फिर ये छोटकू जो है ये खा के कर देता है, तो चिपचिपा जैसे फली खराब हो जाती है। ठीक है, और सड़ने लगता है। फिर है इसकी रोकथाम। तो इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 0.02% तथा कार्बारिल 0.1% और 2 से 3 हफ्ता के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। कार्बारिल का कितना में? कार्बारिल का 0.1% का 2 से 3 हफ्ता के अंतराल पे छिड़काव करना चाहिए, और डाइमेथोएट 0.02%। फिर से क्या है? पहला है मटर का फली छेदक इटिएला जिनकिनेला, इटिएला जिनकिनेला, इटिएला जिनकिनेला ये है। फिर शिशु फलों को क्षतिग्रस्त करते, फली के अंदर जाके हाइमा भाग को पहले खा लेती है, फिर दाल वाले भाग को खा देती है, मल में भर जिससे सड़ने लगता है और फिर मल भर देती है। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 0.02% या कार्बारिल 0.1% को 2 से 3 हफ्ता के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। यही छुटकू, ये जो छुटकू दिख रहा है यही है फली छेदक। ठीक है, ये ठीक है। अब एक तो हो गए हमारे कंप्लीट, अब है दूसरे। ठीक है, अब है दूसरा। तो दूसरा का नाम है चूर्ण आसित रोग। ठीक है, क्या नाम है? तो चूर्ण आसित रोग, चूर्ण आसित रोग है या बुकनी रोग। इसको हम चूर्ण आसित रोग या बुकनी रोग भी कह सकते हैं। इसका इरिसिफी पोलीगोनी, उसका क्या था? उसका तो मुझे भी भूल गया, मैं भी भूल गया। का इटिएला, इटी मतलब इटली में जाता है। ठीक है, तो इटिएला जिनकिनेला, इटली में जाता है इसलिए इटी मतलब खाना खाता है इसलिए इटी एला यहाँ पे, तो एला जिनकिनेला, इटिएला जिनकिनेला किसका है? मटर का फली छेदक, इटिएला जिनकिनेला। और इसका है इरिसिफी पोलीगोनी, इरिसिफी पोलीगोनी यानी चूर्ण आसित या बुकनी रोग। फली का छेदक है इटी यानी इटली खाना खाता है तो तो इटिएला जिनिकेला, इटिएला जिनिकेला। और इसका है इरिसिफी पोलीगोनी। क्या है? इरिसिफी पोलीगोनी।
इरिसिफी पोलीगोनी। अब ये क्या करता है, पत्ती की ऊपरी सतह पीली तथा निचली सतह पर सफ़ेद चूर्ण दिखाई पड़ती है। ओ ये ऐसे करके ये रोग है। घुलनशील गंधक 0.3 का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, और मैंकोजेब का 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। उसका नाम क्या था, एटिएला जिंकिकेला, और इसका चूर्ण आशित या बुकनी रोग का इरिसिफी पोलीगोनी पत्तियों की ऊपर की सतह पर पीली तथा निचली सतह पर चूर्ण, यानी पत्ती की ऊपर सतह पर क्या हो जाता है, ये देखो पत्ती की ऊपरी सतह पर पीला, ठीक है, और ये जो निचली सतह होती है उस पे निचली जो सतह होती है उस पर चूर्ण दिखाई दे पड़ती है, ठीक है, हो गया। घुलनशील गंधक 0.3% या 2 से 3 छिड़काव करना लाभकारी है। मैंकोजेब 0.3 और 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए, और यही है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे जो दिख रहे हैं यही है। अब आ गया कटाई, दौनी एवं भंडारण। तो हरी छीमी की तुराई, यानी हरा जो होता है जिसको हम कच्चे मटर पनीर के साथ में जो रहता है उसको 60 से 65 दिनों में शुरू हो जाती है, ठीक है, उसकी तुराई। बीज हेतु मटर के पौधे पूर्ण से सूख जाए, इसके लिए पौधे को धूप में अच्छी तरह सुखाकर दौनी करना चाहिए। दानों को धूप में सुखाकर ही भंडारित करना चाहिए। हरा मटर के लिए देखिए, हरा जो मटर होता है ना, हरा जो होता है उसके लिए कितना करते हैं, हरा मटर जो होता है उसकी तुराई के लिए 60 से 65, ये हरा मटर के लिए होता है 60 से 65। और जो सूख के तैयार हो जाता है, मतलब सूख जाते हैं और तब तैयार होते हैं, उसको पूरा, जब वो पूरा सूख जाए ना, ऐसे सूख जाए तब उसकी तुराई की जाती है। हरा के लिए 60 से 65। और जो बीज, जिसका हम बीज यूज़ करते हैं वो, हाँ, जिसका हम बीज में यूज़ करते हैं वो जब पक जाते हैं, मतलब जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब उसका हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हो गया हमारा ये कंप्लीट। उसके बाद देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया। तो हमारे मटर के जो क्रॉप थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और वैसे मटर का क्रॉप आपको प्रैक्टिकल में इस बार पूछा है, प्रैक्टिकल में, ठीक है। गेहूँ है और सब मैंने देखी नहीं है, पर मैं बाद में आपको बता दूँगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसके लिए मेरी थैंक यू, मेरी वीडियो देखने के लिए एंड मुझे सच में सपोर्ट करने के लिए। और आपकी दुआ तो सबसे ज़्यादा, उनके लिए थैंक यू आप सभी को। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको, तो मैं खुश होती हूँ ये वीडियो डाल के और ये लैंग्वेज बोल के कि थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बार।